हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है लाइव सॉल्यूशन करने वाले हैं एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन का, जो कि आपका आज का प्रिंसिपल के पोर्शन का जो प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ है आज आपका EMRS का 16 दिसंबर 23 मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिन एंड फाइनेंस आपके एग्जाम का एक मेजर पोर्शन है, उसी को हम यहाँ पर कंप्लीटली सोल्व करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस देखेंगे, क्या कुछ आंसर है, क्या डिटेलिंग है, पूरा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, और साथ ही आप हमें अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं अगर आप किसी भी प्रिंसिपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड के लिए, चाहे यूपीएससी है, केवीएस है, एनवीएस है, या फिर आपका EMRS है, या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स आते हैं, जो कि हमारा एडमिन फाइनेंस का सेक्शन है। तो आप हमें अपना नाम, अपना सिटी और अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, काफी सारी क्वेरी होती है नई बैच की, तो नया बैच अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 जनवरी से। न्यू ईयर में हमारा फर्स्ट बैच ये लाइव बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी तक हम काफी सारे बैच ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, EMRS, और लास्ट ईयर का आप सिलेक्शन देख सकते हैं, काफी अच्छा हमारा सिलेक्शन रेशो रहा है। और जब भी प्रिंसिपल के एग्जाम आता है इसी तरीके से हम क्रैश कोर्स भी आप लोग के लिए लेकर आते हैं ताकि आप सभी लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो 3 जनवरी से जो हमारा बैच शुरू हो रहा है, इसमें आपका यूपीएससी, केवीएस और एनवीएस, हमने सभी एग्जाम्स को यहाँ पर फोकस किया है, सभी के सभी एग्जाम्स आपके यहाँ पर कवर होंगे। तो इसमें आपका एडमिन फाइनेंस, साइकोलॉजी, ऑफिस प्रोसीजर या ऑफिस मैनुअल आप जो बोलते हैं, वो सारा हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो भी क्लास में करवाया जाएगा, क्लास नोट्स जो है आपको वो पीडीएफ की फॉर्मेट में आपके ऐप पर रहते हैं। इसके अलावा आपको हार्ड कॉपी नोट्स सेंड किए जाते हैं, और जो है आप अगर अभी इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको 10,000 तक का जो डिस्काउंट है वो इस बैच में मिल जाता है। कैसे ज्वाइन करना है, फटाफट से ऐप डाउनलोड करनी है स्टडी पोर्टल अकेडमी, उसमें जाकर आपको सर्च करना है प्रिंसिपल कोर्स, और आपको ये डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। डिटेल के लिए और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8447410108 पर। शुरू करते हैं आपका अकेडमिक एंड एडमिन एंड फाइनेंस का सेक्शन। इससे पहले का जो पेपर है दोस्तों वो हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग आपका जो पोर्शन था मेजर, वो हम यहाँ पर ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, सो एडमिन एंड फाइनेंस पार्ट 4 जो है आपका, पार्ट 5 जो है वो हम सोल्व कर रहे हैं। पार्ट 1, 2 और 3 ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका, विद इन हाउ मच पीरियड द अपील अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन at workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 can be preferred by person aggrieved from the recommendation made by Internal Complaint Committee। जो हमारा एक्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ये क्वेश्चन है हमारा CCS कंडक्ट रूल से। CCS कंडक्ट रूल्स में जो है हमारा रूल नंबर जो है हमारा 3 है, वहां पर हम इस एक्ट को पढ़ते हैं। उसके अंदर जो हमारा एक्ट है, पोश एक्ट भी जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम हम जो है इसको हम पोश एक्ट भी बोलते हैं। और जब ये पहले ये जो रूल बना, इसका नाम था हमारा SHWWPPR एक्ट, जो कि हमारा शॉर्ट फॉर्म है, फॉर वर्किंग वुमेन के लिए बनाया गया था। इसके तहत हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, जिसको हम ICC फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इस एक्ट के तहत जो है कैसे जो पर्सन है अगर उसको अपील करनी है तो वो कितने दिन के अंदर अपील कर सकता है। तो जो ये सेक्शन आप पढ़ते हैं, इस जो ये एक्ट आप पढ़ते हैं, इसके सेक्शन 18 में दिया गया है। सेक्शन 18 में है आपका आंसर, वो क्या है, 90 डेज 3 मंथ्स के अंदर जो है अपील की जा सकती है। जैसे रिजल्ट आया, जैसे हमारा CCA रूल हम पढ़ते हैं, वहां पर भी अपील का प्रावधान है जो 45 डेज में है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट जो एक्ट है, उसके तहत जो हमारा प्रावधान है फॉर दी अपील, वो कितने दिन में है, वो हमारा 90 डेज में है। सो राइट ऑप्शन जो हमारा यहाँ है वो है सेकेंड, 90 डेज। ठीक है, सो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अधीन विभागीय शिकायत समिति की सिफारिश पर व्यथित व्यक्ति की ओर से कितनी समावधि के भीतर अपील दायर की जा सकती है। तो राइट ऑप्शन हमने क्या बताया अभी, 90 डेज, 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर किया जा सकता है।
सेकंड क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखो सीसीआर सीसीए रूल्स हमने पढ़ा, पेनल्टीज वहां पर पढ़ी, उसी से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आपका देखा जाए तो ये सारी डिटेल्स की पोस्ट वाइज आपके शेड्यूल में दी गई है, सीसीआर सीसीए रूल्स के, और ऑफिस प्रोसीजर में भी इसके बारे में बात की गई है। सो एन एम्प्लॉय होल्डिंग द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर वाज इंडक्टेड इन गवर्नमेंट एज ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट। एक पर्सन है उसको सेक्शन ऑफिसर के तौर पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हायर किया गया है, ठीक है, एज अ डायरेक्ट रिक्रूट असिस्टेंट पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर पर किया गया है। इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड टू इम्पोज द मेजर पेनल्टी, उस पर्सन पर उसके डिसिप्लिनरी एक्शन के बाद मेजर पेनल्टी लगाई गई है ऑफ रिडक्शन टू अ पोस्ट इन अ लोअर टाइम स्केल, कि उसको लोअर टाइम स्केल में हम जो है रिड्यूस कर रहे हैं, एक पोस्ट नीचे लेकर आ रहे हैं। एज द सेड सेक्शन ऑफिसर कैन नॉट बी रिड्यूस बिलो द रैंक ऑफ, तो ये सेक्शन ऑफिसर को हम किस रैंक से बिलो नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। व्हाट विल बी दी right answer? An employee holding the post of section officer was inducted in the government as a direct recruit assistant. If the disciplinary authority decide to impose the major penalty of reduction to a post in a lower time scale, the said section officer cannot be reduced below the rank of. What will be the right answer? कौन सा होगा? ये क्वेश्चन है हमारा सीसीएस सीसीएस सीसीए रूल से, ठीक है। तो बताइए फटाफट से कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। एक अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त किसी कर्मचारी को सरकार में एक सीधे भर्ती सहायक के रूप में शामिल किया गया था। यदि अनुशासनिक पदाधिकारी उसे एक निचले टाइम स्केल वाले पद पर पदान्वित करने का बड़ा दंड देने का निर्णय करता है तो उक्त अनुभाग अधिकारी की पदान्नति किस रैंक से नीचे नहीं की जा सकती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर अपर डिवीजन क्लर्क। विच विल बी द करेक्ट आंसर? विच विल बी द राइट आंसर? तो हम उसको लोअर पोस्ट पर लेकर आएंगे, जो कि हमारी सेक्शन ऑफिसर क्या है, ग्रुप बी की पोस्ट है, वो भी हमारी ग्रुप बी की होनी चाहिए, उसके जो लोअर होगी वो हम कर सकते हैं यहाँ पर, दैट विल बी द असिस्टेंट। ऑप्शन जो सेकंड है हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चाइल्ड केयर लीव। कहां से है हमारा ये टॉपिक? ये टॉपिक का क्वेश्चन है हमारा सीसीएस लीव्स रूल्स जो हम पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन है हमारा ये। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? चाइल्ड केयर लीव के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट, इट शेल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर। तो हाँ, हम एक स्पेल में 3 बार, एक कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल्स के लिए देते हैं। अगर सिंगल पेरेंट्स हैं तो हम एक कैलेंडर ईयर में 6 स्पेल्स के लिए देते हैं। सो नॉर्मली हम 3 स्पेल से ज्यादा नहीं देते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सीसीएल कैन बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड। हाँ, तो सीसीएल को हम किसी और लीव फॉर्मेट के साथ कंबाइन कर सकते हैं, कम्यूटेड लीव के साथ कर सकते हैं, एलएनडी के साथ कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ सीसीएस लीव सेकेंड ईयर में हम कर सकते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है। And the third one is the CCL is to be treated like earned leave and sanctioned as such. CCL को हम earned leave की तरह ही ट्रीट करते हैं और इसी तरीके से सैंक्शन करते हैं। तो हाँ, ये हमारी हालांकि एक स्पेशल लीव है, लेकिन इसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होता है। CCL लीव हमारी एक कोई ऐसा लीव नहीं है कि हमने मील डाल दी और हम कल से नहीं आ रहे। CCS लीव के लिए हमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो CCL is to be treated like earned leave and sanctioned as such, ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड इज सीसीएल शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। आपके लीव अकाउंट से डेबिट होती है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि हमारा कोई सेपरेट लीव डेबिट होता है हमारा अकाउंट का। सीसीएल हमारे लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती, हमारा सीएल हमारे ईएल उससे डेबिट नहीं होती। सीसीएल का अपना एक सेपरेट जो है वो होता है, उससे डेबिट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट है। सो बालक देखरेख छुट्टी यानी कि सीसीएल चाइल्ड केयर लीव के संदर्भ में आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं था। तो किसी कैलेंडर ईयर में 3 बार से अधिक नहीं दी जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है। सीसीएल को किसी अन्य छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल। सीसीएल को अर्जित छुट्टी की तरह माना जाना चाहिए और इसी तरीके से स्वीकृत किया जाना चाहिए, ये भी सही है। सीसीएल की कटौती छुट्टी के खाते से की जाएगी, ये हमारा गलत है, क्योंकि सीसीएल का अपना एक सेपरेट लीव अकाउंट होता है, उसी को हम मेंटेन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डेबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 104, a government servant on leave can return to duty before expiry of his leave if he so desired. यस यहीं से स्टार्ट है हमारा. सो अगेन जो हमारा क्वेश्चन है ये किससे है, हमारा सीसीएस लीव रूल से ही है. जो हमने जनरल रूल्स पढ़ते हैं हम उसमें हमारा ये आता है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव कैन रिटर्न टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज लीव इफ ही सो डिजायर्स. तो अवकाश पर गया हुआ एक सरकारी कर्मचारी अपने निर्णय अनुसार अवकाश की समाप्ति के पहले ड्यूटी पर वापस आ सकता है. तो ये हमारा गलत है. कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर लीव पर है तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपकी लीव को रिवोक कर सकती है, उसके पास पावर है. लेकिन अगर आप अपनी लीव से पहले आना चाहते हैं, सपोज आपने 5 दिन की लीव ली, आपका काम 3 दिन में हो गया, आपके पास 2 दिन बचे और आप चाहते हैं मैं अब 2 दिन की छुट्टी वेस्ट ना करके मैं जाऊं ऑफिस, तो ऐसा नहीं हो सकता. आपको अपनी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा. और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसकी खुद की इच्छा से वो आ सकता है, अपने निर्णय अनुसार आ सकता है. तो ये गलत है. सेकेंड स्टेटमेंट है ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट LPR कैन रिटर्न टू ड्यूटी ओनली विद द कंसेंट ऑफ अथॉरिटी विच ग्रांटेड हिम लीव. तो अगर अथॉरिटी जो है ओके कर देती है तो LPR पर जो पर्सन है वो अपनी ड्यूटी पर रिटर्न कर सकता है. यहाँ पर भी हमें LPR पे भी है तो भी हमें कंसेंट जरूरी है अथॉरिटी की. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. ठीक है. सो सेवानिवृत्त पूर्व छुट्टी पर गया हुआ एक सरकारी कर्मचारी केवल अपने छुट्टी प्रदान करने वाले अधिकारी की स्वीकृति से ही ड्यूटी पर वापस आ सकता है. ये हमारा सही है. सो ए गलत है, बी सही है. तो केवल बी हमारा करेक्ट है. सो ओनली बी हमारा कहां पर है, फोर्थ आंसर है. ठीक है. ओनली बी हमारा कहां पर है, फोर्थ में है. सो ओनली बी, केवल बी हमारा ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 105 इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीए रूल्स. अब आपको बताने हैं भाई ट्रैवल अलाउंस. तो ये हमारा कहां से टॉपिक आ गया, अलाउंस में जो हमने टीए पढ़ा था वहां से हमारा ये टॉपिक हो गया है. टीए से ट्रैवल अलाउंस, डेली अलाउंस, उसका ये क्वेश्चन है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीए रूल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑप्शन ए क्लेम फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन टूर शैल बी कंसिडर्ड एज फॉलोइंग ड्यू ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी. जो आप एक क्लेम ले रहे हैं ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए, जैसे ही आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है उस दिन तक माना जाएगा. सो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, दौरे पर यात्रा भत्ते के दावे को यात्रा पूरी होने की तारीख पर दे माना जाएगा. तो यात्रा पूरी जब हो जाएगी क्या हम उसी दिन इसको दे मानेंगे. फर्स्ट ये है हमारा. बी हमारा क्या है, इन केस ऑफ ट्रांसफर टीए क्लेम शैल फॉल ड्यू ऑन द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्ज एट न्यू स्टेशन. या फिर जो हमारा है जो ट्रांसफर के टाइम पर जो भी हमारा टीए क्लेम्स मिलेगा, कब मिलेगा हमें, जब हम नई जगह पर जो है अपना जाकर जो है ग्रहण कर लेते हैं पद, उसके बाद हमें मिलता है. थर्ड है हमारा कि वेयर एडवांस इज ड्रॉन एंड द टी एडजस्टमेंट बिल इज नॉट सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट विद इन ड्यू डेट, एडवांस और ड्रॉ शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज पे बिल इन 1 इंस्टॉलमेंट. अगर जो है पर्सन ने एडवांस लिया और उस एडवांस को नहीं दिया है तो हम उसकी सैलरी से उसको एडजस्ट करते हैं, वो भी एक इंस्टॉलमेंट में. आपको बताना है कौन सा सही है. तो ये वाला तो हमारा सही है नहीं, क्योंकि ये हम इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं, एक इंस्टॉलमेंट्स में नहीं. 12, 24 तक हमारी इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर हो सकती है. ठीक है. तो जो हमारा ये ऑप्शन है सी, ये तो हमारा गलत है. पहला क्या कहता है हमारा, बी का ऑप्शन अगर हम देखें, बी है कि स्थानांतरण के मामले में यात्रा भत्ते का दावा नए स्टेशन पर कार्य ग्रहण करने की तारीख को दे माना जाएगा. सो अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है तो टीए क्लेम आप जिस दिन चार्ज ले रहे हो उस दिन से आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो. थर्ड है आपका कि जिस दिन आपकी चार्ज खत्म हो जाए, जिस दिन आपका टूर खत्म हो गया उस दिन तक आपका पे किया जाता है, बिल्कुल उसी दिन तक किया जाता है. एंड द सक्सेडिंग डे आप अपना क्लेम ले सकते हो. सो ए और बी वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है. सो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट पूछा गया है. सो ए एंड बी हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने जो क्रैश कोर्स किया उसमें मैंने आपको बताया था कि टीएडीए में आपको कुछ याद रहे ना रहे, आपको एक टेबल जरूर है वो जो याद रखनी है, वहां से क्वेश्चन आता है. राइट. तो ये क्वेश्चन उसी टेबल से है, डीए से. ठीक है. तो अगेन हमारा ये टीएडीए रूल से जो है हमारा क्वेश्चन बन गया है और जो डीए की टेबल है उसके अकॉर्डिंग. सो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 106, वेयर एब्सेंस ऑन टूर फ्रॉम हेडक्वार्टर्स इज बिटवीन 6 to 12 hours. The government servant would be entitled to daily allowance at the rate of. अगर हमारा जो एब्सेंट है हेडक्वार्टर से, अगर हम एब्सेंट रहते हैं 6 से 12 घंटे तक, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको जो डीए मिलेगा वो कितना मिलता है ये आपको बताना है. तो लेस देन 6
30%, 6 to 12, 70%, मोर देन 12, 100%। तो कितना मिलता है? अगर अपने मुख्यालय से 6 से 12 घंटे के बीच के दौरे पर जो है दौरान उपस्थित है तो उस दशा में सरकारी कर्मचारी को अपना 70% ऑफ लमसम अमाउंट मिलता है। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी लोकल जो है हमारा लोकल जर्नी की बात नहीं की गई है तो हमारा टोटल 70% मिलेगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे लोकल जर्नी पूछता तो हम इसका 50% कर देते, फिर हमें 35% मिलता। ठीक है, सो 6 to 12 आवर्स के लिए अगर कोई पर्सन एब्सेंट है तो 70% ऑफ दी लमसम अमाउंट दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 107 इज अबाउट दी पीएफएमएस। हालांकि क्लियरली मेंशन नहीं है पीएफएमएस का टॉपिक, फिर भी यहां से क्वेश्चन है क्योंकि जब हम जीएफआर पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ये ऐड ऑन हो गया है, वहां पर पीएफएमएस के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें केवीएस या किसी और सिलेबस की तो वहां पर आपका जेम पोर्टल पीएफएमएस और डिटेल में जो है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया सिलेबस में। सो आपको यहाँ पर बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशनल रिपोर्ट अंडर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। पीएफएमएस हमारा क्या है? एक हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोर्टल है जो सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इसको यूज करती हैं। और इस पोर्टल में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल्स में किसी को स्कॉलरशिप मिलनी है या गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू की उनको जो है पैसा आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन्होंने किसी मान लीजिए थर्ड पार्टी को हायर किया और जो है वो पैसा उनको दे दिया। अब वो थर्ड पार्टी आगे उस पैसे को सेंड कर रही है थ्रू द पीएफएमएस ओनली। तो पीएफएमएस से हम रियल टाइम रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है। और ये क्वेश्चन है हमारा जीएफआर 2017 के टॉपिक से। ठीक है, सो रियल टाइम रिपोर्टिंग हम निकाल सकते हैं, हम देख सकते हैं कितना पैसा कहां पर है, किसके अकॉर्डिंग है। तो हम एक्सपेंडिचर देख सकते हैं, हम अकाउंटिंग देख सकते हैं, हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर कर सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारा एक्टिविटी लेवल ऑफ एजेंसी इन टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव अचीवमेंट, कितना उन्होंने अचीव किया है, कितना क्या है। सो बेसिकली काइंड ऑफ अ मॉनिटरिंग है हमारा। सो एक्टिविटी हम यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि कितना एक्टिविटी हुई है, कितना पैसा जा चुका है, कितना बचा है, वो रियल टाइम में हम देख सकते हैं। ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, हमें क्या बताना जो करेक्ट नहीं है। सेकंड, एजेंसी वाइज रिलीज स्कीम फंड टाइप वाइज रिलीजेस, ये भी हम देख सकते हैं कि स्कीम में कितने टाइप में क्या हमने रिलीज किया है। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, कंपैरेटिव पोजीशंस ऑफ स्टेट वाइज ईयर वाइज रिलीज, कंपैरेटिव पोजीशंस। एंड फोर्थ इज द कंट्रोल वाइज ग्रांट वाइज इंडिविजुअल और स्कीम मंथली एक्सपेंडिचर डाटा। तो एक्सपेंडिचर रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं। सो दैट थर्ड इज द जो हमारा जो इनकरेक्ट है इस स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एचपीएल। अगेन जो हमारा क्वेश्चन है वो सीसीएस लीव रूल्स 1972 से है। ठीक है, सो सीसीएस लीव रूल्स के अकॉर्डिंग एचपीएल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बोला था कि एचपीएल हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे जो है अभी रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में ना हो, हमें नहीं मिलती है, जैसे केवीएस में नहीं मिलती है, बट क्योंकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स का पार्ट है तो हमें पढ़ना है और वहां से क्वेश्चन भी है। सो एचपीएल में भी ग्रांटेड ऑन ए मेडिकल सर्टिफिकेट और ऑन प्राइवेट अफेयर्स। हमें पता है एचपीएल दो तरीके से मिलती है, वन इज प्राइवेट अफेयर्स एंड सेकंड इज हमारा क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पर। सो दोनों के बेसिस पर हमें मिलती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है यहां पर वो करेक्ट हो जाती है। सेकेंड है एचपीएल मे बी कन्वर्टेड इनटू फुल पे लीव इफ अप्लाइड फॉर बाय गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट अ मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर कोई पर्सन एचपीएल को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के अप्लाई करता है तो क्या हम उसको फुल पे दे सकते हैं? उसके लिए नहीं, क्योंकि एचपीएल कम्यूटेड तभी होगी जब मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। सो कम्यूटेड अवेलेबल है बट कम्यूटेड विद मेडिकल सर्टिफिकेट ओनली, राइट। सो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। एंड द थर्ड वन इज व्हेन कम्यूटेड लीव इज ग्रांटेड ट्वाइस अमाउंट ऑफ सच लीव शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द एचपीएल। जब भी हमें कम्यूटेड लीव मिलेगी एचपीएल का दुगना हम डेबिट करेंगे। यही होता है, एक दिन की जो हम कम्यूटेड लीव लेते हैं उसमें हमारा कितना होता है, उसमें हमारी 2 एचपीएल लगती है, तभी तो हमें फुल सैलरी मिलती है। तो अगर मुझे जितनी भी कम्यूटेड चाहिए एचपीएल का दुगना मेरा डेबिट होगा। सो सी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, सो मेरा ए और सी ये दोनों मेरी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। देख लेते हैं ए और सी कहां पर दिया गया है। ए और सी मेरा दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहां पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
अंडर एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स एंड सर्विस जो है हमारे उस रूल से है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी से। सो अंडर एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स रूल द अमाउंट एडमिसिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम द टोटल इनकम ऑन अकाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इज अप टू 1/5 ऑफ हिज सैलरी। आपको यहाँ पर क्या बताना है कि जो भी आपका वर्तमान आयकर के रूल्स हैं उसके तहत जो है किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा मनोरंजन भत्ते के रूप में प्राप्त राशि की कुल आय की कटौती के लिए स्वीकार्य राशि उसके वेतन का 1/5 यानी कि 20%, जो रूल्स में दिया गया वो कितना है 20%, जो कि कितना है हमारा 1/5 ही हुआ, या फिर किससे लेस होगा, और इस सैलरी ऑफ 5000 जो भी लेस होगा या तो उसकी सैलरी का 1/5 यानी कि 20% या फिर 5000। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 110 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ज्वाइनिंग टाइम शैल बी एंटाइटल टू पेड, कहां से है हमारा क्वेश्चन, सीसीएस जेटी रूल से है, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम रूल से है। सो इज एंटाइटल टू पे, क्या क्या मिलता है, कन्वेंस अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, अप्रोप्रिएट टू ज्वाइनिंग टाइम पे, हाउस रेंट अलाउंस एज अप्लाइकेबल टू द ओल्ड स्टेशन फ्रॉम विच ही वाज ट्रांसफर्ड, और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस। तो हम ज्वाइनिंग टाइम पे करते हैं यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग ही जो भी हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस है वो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डीए जो है वो मिलता है हमारा, जो हमारा एचआरए है वो भी हमें जो है एम्प्लॉय को यहाँ पर देते हैं। सो हम एचआरए देंगे और हम डीए देंगे, क्योंकि एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है तो सैलरी के साथ डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, और यहाँ पर हमारा जो है परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस जो है, कन्वेंस अलाउंस नहीं, हम ट्रैवलिंग अलाउंस जो है एम्प्लॉय का जितना भी बनता है वो यहाँ पर उसको पे होता है, राइट। सो ये चीजें यहाँ पर मिलती हैं। सो बी सी डी ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 111 जो है हमारा CSMA रूल से। उससे पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं जो भी बाद में जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट्स मिलती रहे। हम जर्नल पेपर पहले सोल्व कर चुके हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। जल्द ही आपको पूरे पेपर का इकट्ठा सोल्यूशन विद आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम डिटेल में इसको कवर कर रहे हैं, तो आप वो वीडियोज भी हमारी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइव या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आप डिटेल पर स्टडी करें, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 3 जनवरी से, न्यू ईयर में हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सभी एग्जाम को आपका कवर करता है। क्योंकि काफी सारे जो आप में से तैयारी कर रहे होते हैं, सभी बोर्ड्स के एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं, तो काफी लोगों का ये रहता है कि एक कंबाइंड बैच चाहिए जहां पर हम KVS, NVS और EMRS सबकी तैयारी कर सके। सारा सिलेबस जो है आपका कवर होगा। उसमें क्लास नोट्स आपको PDF की फॉर्मेट में दी जाती है, उसमें आपका जो है हार्ड कॉपी नोट्स दिया जाता है, और अभी उस पर 10,000 तक का डिस्काउंट है, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी डाउनलोड करने के बाद। और अगर आप सिर्फ नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, पहले आप अपनी स्टडी हार्ड कॉपी से शुरू करना चाहते हैं, तो आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही कॉन्टेक्ट करके, ठीक है। सो 111 हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, the production of medical certificate is necessary when a government servant is promoted from non-qualifying service paid from a local fund to a post in government service। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा FR और SR रूल से है, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल से हमारा क्वेश्चन है। तो जब भी कोई भी पर्सन न्यू पोस्ट पर अपॉइंट होता है तो उसको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी है। इवन अगर आप कंट्रैक्चुअल थे फिर परमानेंट हायर होते हो तो यू नीड टू सबमिट योर मेडिकल सर्टिफिकेट। तो कोई भी पर्सन अगर प्रमोटेड हुआ है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस से, जो कि लोकल फंड से पे हो रही थी, अब किसी गवर्नमेंट सर्विस में, तो उसको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। सेकेंड, कोई भी पर्सन है जो री एम्प्लॉयड हुआ है आफ्टर 45 पास सर्विस और रेजिग्नेशन, तो उसको भी अपना मेडिकल सर्विस जो है देना होता है। तो दोनों को यहाँ पर देना होगा। सो बोथ A एंड B, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग दिस 111 क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारा 112 जो है हमारा वो क्वेश्चन क्या कहता है कि विद इन हाउ मच टाइम एन एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट, तो हमारा किससे है, आरटीआई एक्ट से ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। सो आरटीआई एक्ट में बी ट्रांसफर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी हु हैज रॉन्गली रिसीव्ड टू द एप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पे क्या है कि जो सूचना का अधिकार है हमारा आरटीआई एक्ट है, उसके तहत एक लोक अधिकरण द्वारा गलती से प्राप्त किए गए आवेदन को उचित लोक अधिकरण को स्थानांतरित करने की समय सीमा क्या है, 5 वर्किंग डे, 5 वर्किंग डेज, 5 डेज, 3 डेज और 3 वर्किंग डेज। तो हमारे पास 3 डेज का तो कोई भी कंसेप्ट है ही नहीं, आरटीआई में 5 डेज है। अब कंफ्यूजन काफी लोगों को यहाँ पे हुई होगी कि वर्किंग डेज है कि डेज है, तो वो हमारा डेज है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, 5 डेज इज द आंसर। अगर पीआईओ को एपीआईओ के पास भेजने हैं, रॉन्गली हमारे पास आगे किसी और के पास सेंड करनी है, देन वी हैव द टाइम लिमिट ऑफ 5 डेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग has the power to accord recognition to a private hospital for treatment of beneficiaries and their family members under CSMA rules 1944। क्वेश्चन आपको पता चली गया है कहाँ से है, CSMA रूल से है, ठीक है। एक डिफरेंट सा क्वेश्चन जो है इस बार के एग्जाम में आया, जो कि अभी तक पूछा नहीं गया है, वरना जनरल से टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं CSMA से, चाहे एडवांस को लेकर हो, चाहे फिर जो है आपका कितनी चार्जेस मिलेंगे, क्या स्कीम्स है, उसके रिलेटेड आराम से अच्छे से क्वेश्चन आते हैं हमारे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और आपको ये पता बताना है कि इसमें की केंद्रीय सिविल सेवा चिकित्सीय परिचर्चा जो हमारा है, जो हमारे रूल्स हैं, उसके तहत नियमावली 1944 के अधीन निम्नलिखित में से किसे लाभार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को उपचार हेतु निजी अस्पतालों को मान्यता प्राप्त करने की शक्ति है, किसके पास है, CGWEC नहीं है, ये हमारी वेलफेयर के रिगार्डिंग देता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जहां पर हॉस्पिटल हमारा लोकेटेड है नहीं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बात करें तो सेंटर के पास पावर है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और सीएमओ नहीं, ये पावर किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपको याद हो कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में एक स्टैंडिंग कमेटी के बारे में भी पढ़ा था कि वो पावर देते हैं फॉर दी आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट के लिए भी। सो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पर वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और ये क्वेश्चन हमारा है CCS कंडक्ट रूल से, ठीक है। CCS कंडक्ट रूल से हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट है नो एम्प्लॉय शैल ज्वाइन एन एसोसिएशन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच आर प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक ऑर्डर, सेकंड नो एम्प्लॉय शैल पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी विच इज प्रीजुडिशियल टू द मोरलिटी, एंड थर्ड इज नो एम्प्लॉय कैन रिफ्यूज टू द वर्क ओवर टाइम। तो यहाँ पर आपका CCS कंडक्ट रूल से ये क्वेश्चन है और ये क्या कहता है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, वो आपको बताना है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है हमारा, कोई भी कर्मचारी ऐसे संघ का सदस्य नहीं बनेगा जिसके उद्देश्य से सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल हो, यानी कि उनसे रिलेटेड नहीं हो, तो बिल्कुल करेक्ट है। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के, ऐसे एसोसिएशन का हिस्सा बनेंगे जो सार्वजनिक हित में हो, ठीक है ना, पब्लिक ऑर्डर्स के तहत हो, हम उसी का बनेंगे, तो ये हमारा करेक्ट है। ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा नहीं बनेंगे जो प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक ऑर्डर है। नो एम्प्लॉय शैल पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी विच इज प्रीजुडिशियल टू द मॉरलिटी, और ना ही हम कोई भी ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेंगे जो नैतिकता के प्रतिकूल हो, हमें मॉरलिटी निभानी है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। एंड द थर्ड वन इज नो एम्प्लॉय कैन रिफ्यूज टू वर्क ओवर टाइम, और कोई भी एम्प्लॉय ओवर टाइम वर्क करने के लिए मना नहीं कर सकता है जहां पर भी नीडेड हो, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारी तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमारी करेक्ट है। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको इन सभी चीजों का पालन करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर, वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 115 115वां क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए न्यूली रिक्रूटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स ज्वाइन ऑन 1 September 2020 at the end of 2 blocks of 4 years each for him what will be the admissible him 2029। हमने LTC फ्रेश रिक्रूट के बारे में जाना था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से मिलता है। तो दिस इज फ्रेश रिक्रूट्स रूल्स है हमारे अंडर दी LTC। क्या दिया गया है कि कोई एम्प्लॉय है जिसने ज्वाइन किया है 1 September 2020 को, तो अगर यहाँ पर ज्वाइन किया है तो 1 साल के बाद एम्प्लॉय को मिलेगा LTC। तो पहला LTC इसको मिलेगा 21 में, फिर 22
22 में, फिर 23 में, फिर 24 में, फिर 25, फिर 26, फिर 27 एंड फिर 28 में मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय को पहले 8 साल अपनी ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग एलटीसी मिलता है, जिसमें से वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ में उसको होम टाउन मिलता है, और जो 4 और 8 है वहां पर एम्प्लॉय को मिलता है ऑल इंडिया एलटीसी। अब एम्प्लॉय 29 में जो है ज्वाइन करेगा नॉर्मल एलटीसी। अभी हमारे पास चल रहा है 22 टू 25, नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो होगा 26 टू 29। अगर हम इसको 2-2 साल के ब्लॉक में डिवाइड करें तो 26, 27 एंड 28, 29 हमारे पास आ गया है, राइट। अब हम देखेंगे कि एम्प्लॉय को मिलेगा कि नहीं। सो एम्प्लॉय 26 और 27 में होम टाउन ले चुका है यहाँ पर। फिर हम देखेंगे 28 में एम्प्लॉय यहाँ पर ऑल इंडिया ले चुका है। तो बेसिकली एक यहाँ पर लेना था, एक यहाँ पर लेना था। एम्प्लॉय होम टाउन भी ले चुका है, ऑल इंडिया भी ले चुका है, तो अब क्या उसको एलटीसी मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो दोनों अवेल कर चुका है। सो देयर विल बी नो एलटीसी फॉर दैट ईयर। सो अगला जो साल होगा 23 से, तब 2030 से, तब एम्प्लॉय को अपने अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। सो आंसर थर्ड जो है हमारा वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 116, वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड कम्यूटेड लीव रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस और इज परमिटेड टू रिटायर वॉलंटरीली विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल। अगेन हमारा क्वेश्चन कहाँ से आ गया है? सीसीएस लीव से। थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सीसीएस लीव्स का, ठीक है। आई गेस फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर। कम्यूटेड लीव से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला हमारा सीसीएल से था, फिर हमारा एचपीएल से भी था, और ये हमारा यहाँ पर जो है कम्यूटेड लीव से है, और बीच में एक और क्वेश्चन आया था हमारा, ठीक है। आई गेस फिफ्थ क्वेश्चन भी हो सकता है। सो कम्यूटेड लीव के रिगार्डिंग, अगर कोई पर्सन कम्यूटेड लीव पर है और वो क्या करता है, वो रिजाइन कर देता है पर्सन, या फिर वो वीआरएस के लिए रिक्वेस्ट दे देता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर देता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, ट्रीट द कम्यूटेड लीव एज एचपीएल। तो हाँ, अगर कोई कमिटेड लीव पर है और ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही वो रिजाइन या वीआरएस की रिक्वेस्ट दे देता है, तो जितनी भी उसके पास कमिटेड लीव हमने अप्रूव की थी उन सब को हम एचपीएल में बदल देते हैं। सो परिणत छुट्टी को अर्ध वेतन छुट्टी की तरह मानेंगे, ये हमारा करेक्ट है। सेकेंड है हमारा, अगर हमने कमिटेड को एचपीएल में बदला है तो सैलरी भी रिकवर करेंगे, क्योंकि हमने तो उसको फुल सैलरी दी थी, तो सैलरी रिकवर भी हमारे यहाँ पर होगी। सो रिकवर द डिफरेंस बिटवीन द लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ कमिटेड लीव एंड एचपीएल, तो जो भी सैलरी होगी उसको हम यहाँ पर रिकवर करेंगे। एंड द थर्ड वन, नॉट रिकवर द एक्सेस लीव सैलरी इफ द एम्प्लॉय रिटायर्स ड्यू टू इल हेल्थ एंड इनकैपेसिटेटेड हिम फॉर फर्दर सर्विसेज और इफ इट डाइज। हम कब रिकवर नहीं करते हैं, उसके हमारे पास दो एक्सेप्शंस हैं। वो क्या है, या तो एम्प्लॉय जो है मेडिकल कंडीशन ऐसी हो गई कि एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं कर सकता है, या फिर क्या है कि एम्प्लॉय जो है उसकी डेथ हो गई है। सो इल हेल्थ और डेथ दो हमारे पास एक्सेप्शन है, तो हम रिकवर नहीं करेंगे, ये भी हमारा करेक्ट है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर रिगार्डिंग दी कम्यूटेड लीव वो हमारी करेक्ट है। सो राइट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर होगा 116 का, वो हमारे पास कौन सा हो गया? ABC, जिसमें तीनों स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है। सो यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकेंड। मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर जो है बी ऑप्शन है यहाँ पर, ज्यादातर में अभी तक हमने जितने भी किए हैं। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसकंडक्ट। अगेन हमारा जो क्वेश्चन है सीसीएस कंडक्ट रूल से है, राइट। सो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसकंडक्ट। इनमें से कौन सा मिसकंडक्ट है, कदाचार है। ऑप्शन है सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। तो हाँ, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने गवर्नमेंट अकोमोडेशन को सबलेट नहीं कर सकता है, किसी को भी शेयर नहीं कर सकता है, किराए पर नहीं दे सकता है। सो विच इज द मिसकंडक्ट, अगर ऐसा करता है तो वो मिसकंडक्ट है हमारा, राइट। सेकेंड हमारा क्या है, स्पेक्यूलेटिंग इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्पेक्यूलेटिंग करते हैं, सट्टाबाजी करते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली परचेज सेल करते हैं, इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं, तो वो आपका मिसकंडक्ट है। तो सेकंड भी हमारा करेक्ट है। आपको बताना है कौन सा मिसकंडक्ट है, दोनों के दोनों ही मिसकंडक्ट है। सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट है।
नेक्स्ट है हमारा ब्रेक इन सर्विस अंडर FR 17A हैज फॉलोइंग डिसेबिलिटी। तो जो हमारा ब्रेक इन सर्विस है जिसको हम क्या बोलते हैं, FR 79 में है, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है डाइज नोन का, ठीक है। तो ये FR NSR हमारे फंडामेंटल रूल्स सप्लीमेंट्री रूल्स का पार्ट है। जनरली मैं इसको अपनी क्लास में CCS लीव के साथ हम इस टॉपिक को कवर करते हैं क्योंकि वहां पर डाइज नोन के बारे में बात होती है, राइट। तो डाइज नोन के तहत आपको बतानी है कौन कौन सी डिसेबिलिटी है यहाँ पर, कि नियम मूल नियम 17 क के अंतर्गत सेवा में व्यवधान में निम्नलिखित निर्योग्यताएं हैं। ऑप्शन ए देखो कि नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ LTC, नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ LTC सिर्फ तभी होगा जब आपकी एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। सपोज जैसे कि आपको अभी ज्वाइन किए हुए 1 साल नहीं हुआ है, क्योंकि LTC अवेल करने के लिए 1 साल की जो हमारी कंडीशन है, अगर आपको 1 साल हो गया है तो आपकी LTC में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीटली ट्रू, ये हमारी गलत हो जाती है। सेकेंड है इनएलिजिबिलिटी ऑफ अपीयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, अगेन द सेम केस, अगर आपकी जो कंडीशन, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपके डाइज नोन करने से पहले ही पूरी है, आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, तो फिर आपके डाइज नोन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये भी हमारा कंप्लीटली ट्रू नहीं है, रॉन्ग है। थर्ड है हमारा विड्रॉल ऑफ स्पेशल पे एंड स्पेशल अलाउंस, तो आपको डाइज नोन पे ना तो पे मिलती है ना अलाउंस मिलती है। दीज टू स्टेटमेंट्स आर द कंप्लीटली ट्रू, क्योंकि हमारे पास नीचे ऑप्शन नहीं था फर्स्ट एंड फोर्थ, तो हम कर सकते थे। अब हमारा 2 के अकॉर्डिंग है तो हमारा ये है, बिकॉज दीज बोथ आर नाउ कंप्लीटली ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन में ट्रू होंगी, ठीक है। तो कंप्लीटली जो हमारी ट्रू है वो हमारी ये 2 है, ना तो पे मिलता है ना अलाउंस मिलता है। LTC में भी है कि आप कंडोन करवा सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में भी कंडोन करवा सकते हैं, बट पे एंड अलाउंस चाहे आपने कंडोन भी करवा ले, अगर अपने FR को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी दी रेट ऑफ माइलेज अलाउंस। अगेन हमारा जो क्वेश्चन है कहां से आ गया है, TADA रूल से हमारा क्वेश्चन आ गया, ट्रैवल अलाउंस और डेली अलाउंस से आ गया, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द रेट ऑफ माइलेज अलाउंस फॉर रोड जर्नीज परफॉर्म्ड बाय ओन कार एट प्लेसेस वेयर नो स्पेसिफिक रेट्स हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड ईदर बाय द डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट और द नेबरिंग स्टेट। ऐसा एरिया, ऐसी जगह पर जहां पर जो भी नियर बाय स्टेट्स हैं, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट द्वारा कोई रेट डिसाइड नहीं है, तो वहां पर हमारा जो माइलेज अलाउंस होता है वो कितना होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो हिंदी में अगर हम बात करें तो अपनी कार द्वारा ऐसे स्थानों पर जहां या तो संबंधित राज्य के परिवहन निदेशालय द्वारा अथवा पड़ोसी राज्य द्वारा कोई निर्दिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई हो, सड़क मार्ग द्वारा यात्रा के लिए मील भत्ते की दर क्या होगी। तो हमने पढ़ा था कि अगर आप कार से ड्राइव कर रहे हैं तो दैट विल बी 24 रुपए पर किलोमीटर, और वहीं पर अगर आप बाइसाइकिल जो स्कूटर 2 व्हीलर से आप ड्राइव कर रहे हैं बेसिकली, तो इट विल बी 12 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, और अगर आप बाय फुट है तो 1 रुपए 20 पैसा किलोमीटर पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो अभी क्या पूछा गया, अभी हमारा ऑन कार पूछा गया है, सो ऑन कार विल बी द 24 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग मिलता है ये, ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 120, एन एम्प्लॉय सीक्स परमिशन टू हैव recourse to court for vindication of an official act which has been subject matter of adverse criticism. He does not hear anything from the government. After how much time of his application he can assume the permission sought for has been granted. Topic कौन सा है, CCS conduct rules, वहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कर्मचारी किसी ऐसे सरकारी कार्य के दोष निवारण के लिए न्यायालय की शरण में जाने की अनुमति मांगता है जो प्रतिकूल आलोचना की विषय वस्तु है, उसे सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। अपने आवेदन करने के कितने समय बाद वह यह मान सकता है कि उसे अनुमति दे दी गई है, यह आपको बताना है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, फटाफट से बताओ क्या होगा राइट आंसर।
60 डेज, 90 डेज, 30 डेज और 45 डेज। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है वो हमारा है 90 डेज। 90 डेज तक अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं आता है तो फिर हमारे पास क्या होगा कि 90 डेज के बाद हम मान लेंगे कि हमें जो परमिशन है वो यहाँ पर दे दी गई है। तो एक बार फिर से बता दूं, जो लोग जुड़ चुके हैं बाद में, तो आप लोग जो है पूरे बैच देख सकते हैं, पूरी डिटेल हमने हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके अभी तक हम कवर कर चुके हैं। अभी हम अपना एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन को कवर कर रहे हैं। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल जो हमारा है एस्पेक्ट्स, उसको भी हम जल्द ही कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे लाइव या रिकॉर्डेड बैचेस में, लाइव बैचेस में आपकी स्पेसिफिक टाइम पर क्लासेस होती हैं जो कि जनरली इवनिंग बैचेस होते हैं, और रिकॉर्डेड बैच में आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी किसी भी टाइम पर जो है बैच को देख सकते हैं। सो हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 3 जनवरी को, न्यू ईयर पर यह हमारा बैच शुरू हो रहा है। तो आप अपना रेजोल्यूशन बना सकते हैं इस बार प्रिंसिपल की पोस्ट लेने का, और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे बैच में, जो कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, इन सभी बैचेस को कवर करता है। मेन एग्जाम है ये हमारे सेंटर के, तो इन सभी बोर्ड के लिए ये पूरा के पूरे सिलेबस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपका साइकोलॉजी, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिन एंड फाइनेंस, और आपका ऑफिस प्रोसीजर या ऑफिस मैनुअल हम जिसको बोलते हैं, उसको भी हमारा ये कवर करेगा। इसके फीचर्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी आपकी नेक्स्ट एग्जाम तक रहेगी। अभी नोटिफिकेशन नहीं है, आप सबको पता है, लेकिन अभी भी हमारे पास काफी सारे बैच चल रहे हैं, बच्चे अपने अकॉर्डिंग उसमें तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है इसकी वैलिडिटी आपकी नेक्स्ट एग्जाम तक रहेगी। जैसे नोटिफिकेशन आएगा, आपका एग्जाम होगा, तब तक की इसकी वैलिडिटी आपकी यहां पर रहती है। जो भी क्लास में करवाया जाएगा वो क्लासेस में जो भी आपके नोट्स होंगे वो पीडीएफ की फॉर्मेट में आपके ऐप पर होते हैं, और साथ ही साथ जो है आपको इसके साथ हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलते हैं। अगर अभी आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 10,000 तक का डिस्काउंट दिया जाता है। कैसे परचेज करना है इसको, आपको सिंपली हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, स्टडी पोर्टल अकेडमी। इस ऐप को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपका, जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपका जो है एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के प्लेटफॉर्म के लिए हमारी ऐप अवेलेबल है। ऐप पर जाएंगे, सर्च करेंगे आप, जो है ऐप पर सर्च करने के बाद आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, और उसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलने के बाद आप सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं कि कितनी देर में आपने जो है आपके कितने कोर्सेज हैं, क्या डिटेल्स है, वहाँ पर आप पूरी डिटेल्स भी चेक कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। ठीक है, और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं नोट्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स भी अवेलेबल है जो कि ऑल ओवर इंडिया कोरियर के माध्यम से आप तक भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब अंडर लिमिटेशन एक्ट फॉर फाइलिंग स्पेशल लीव पिटीशन फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। टाइम लिमिट आपसे यहां पर पूछी गई है कि सीमा बंधन अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश जारी किए जाने की तारीख से कितने समय में विशेष अनुमति याचिका यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन SPL दायर की जा सकती है। ये आपको यहां पर बताना है। व्हाट विल बी द राइट आंसर, कितने दिन में, 75, 90, 30 और 40। जो राइट ऑप्शन है यहां पर वो क्या है आपका 90 डेज है। ठीक है, 90 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122, आइडेंटिफाई द आइटम फॉर विच ऑनरोरियम शुड नॉट बी पेड। आपको बताना किसके लिए ऑनरोरियम पे नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन कहां से है आपका, FR और SR से है ये आपका टॉपिक्स। वहां पर डेफिनेशंस में ही हम पढ़ते हैं ऑनरोरियम किसी स्पेशल वर्क के लिए, जब किसी काम के लिए जैसे आपको ऑनर किया जाए, कुछ एक्स्ट्रा आपने अपने बहुत लेबरस वाला काम किया अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो तब हम ऑनरोरियम पे करते हैं। तो उस मद या उन मदों को चिन्हित कीजिए जिसके लिए कि मानदेय का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए नहीं किया जाना चाहिए वो आपको यहां पर बताना है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, किसके लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है कंडेमनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ अनसर्विसेबल आइटम। तो ये तो हमारा GFR में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा अनसर्विसेबल आइटम होगा, ऑब्सोल्यूट होगा, हम क्या करते हैं उसको स्क्रैप ऑफ कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी ऑथोरिटी है, वो तो एक हमारे वर्क में ही आता है। सेकेंड हमारा स्पेशल वर्क इन आर्बिट्रेशन केस। स्पेशल वर्क जो है हमारा आर्बिट्रेशन केस में, तो ये हम इसके लिए हम स्पेशल पे करते हैं, ना कि ऑनरोरियम। थर्ड है हमारा एग्जाम्पलरी वर्क ऑफ कमेंडेबल नेचर एंड डिवोशन टू ड्यूटी। प्रशंसनीय प्रकृति का
अनुकरणीय कार्य और कर्तव्य के प्रति समर्पण, इसके लिए हम पे करते हैं। तो सी के लिए हम पे करते हैं, किसके लिए नहीं किया जाना चाहिए, ए एंड बी। एंड ए एंड बी हमारा किस ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन सी में है। सो ए एंड बी, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट हमारा अगेन द क्वेश्चन है जीएफआर से। The annual financial statement, also known as budget, annual financial statement हमारे पूरे वित्तीय विवरण का लेखा जोखा जिसे कि हम बजट कहते हैं, is laid down before both the House of Parliament by the, उसको सदन के सामने कौन रखता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो फाइनेंशियल जो हमारा बजट आता है कौन पेश करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑप्शन ए जो है हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेप्यूटेशन अलाउंस है। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम एफआर एंड एसआर। डेप्यूटेशन अलाउंस के बारे में बात की गई है। एट व्हाट रेट द डेप्यूटेशन अलाउंस विल बी एडमिसिबल इन केस ऑफ डेप्यूटेशन विद इन द सेम स्टेशन। अगर किसी पर्सन को सेम स्टेशन में डेप्यूट किया गया है तो उसका डेप्यूटेशन अलाउंस कितना होगा। समान या उसी स्टेशन प्रतिनियुक्ति होने पर किस दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता दे होगा। 5% जो कि मैक्सिमम लिमिट रहेगी 2500, 10% विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 8000, 5% विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 4500 और 10% विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5000। तो ये हमें मिलता है 5% मिलता है 5%, और उसमें जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो हमारी कितनी है 4500 है। तो ऑप्शन जो सी है हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 124 का थर्ड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 125। विद इन हाउ मेनी डेज द चार्ज ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट द लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट। कहाँ का क्वेश्चन है, सीसीए का क्वेश्चन है, उसमें टाइम लिमिट है। ठीक है, तो कितने दिनों के अंदर जो है आरोपित अधिकारी से कितने दिनों के भीतर अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत करने की आशा करनी चाहिए। कितने दिनों के अंदर जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दे, 10 डेज के अंदर। ठीक है, 10 डेज के अंदर। सो 10 डेज जो है हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। 10 डेज के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 126। कहां से हमारा टॉपिक, इनकम टैक्स वाले टॉपिक से है। क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट्स अप टू व्हाट अमाउंट इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स अंडर ओल्ड रिजाइम ऑफ इनकम टैक्स। ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि आयकरों की पुरानी प्रणाली के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के मामले में कितनी राशि के जमा पर अर्जित ब्याज की कुल आय में से कटौती की अनुमति है। कितने की, 50,000 इज द लिमिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 127 है हमारा, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी दैट एन ऑफिसर शुड ऑब्जर्व व्हाइल इनकरिंग एक्सपेंडिचर एंड मेकिंग पेमेंट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फंड। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम जीएफआर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्वेश्चन है कि वित्तीय औचित्य के वे कौन से मानक है जिन्हें अधिकारी को सरकारी निधियों से धन का व्यय करने अथवा धन की संदायगी करने के क्रम में ध्यान में रखकर उन नियमों का पालन करना चाहिए। पब्लिक अकाउंट से क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए, एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर incurred from the public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his money। ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड हमारी जो स्टेटमेंट है वो है कि द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी अ प्राइम फेसिया मोर देन ओकेजन डिमांड, कि जो भी ओकेजनल डिमांड है हम जो प्राइम फेसिया से देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एंड
टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और डायरेक्टली टू इन ऑन एडवांटेज। तो कोई भी अथॉरिटी कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगी जिससे कि उनका खुद का कोई ना कोई जो है फायदा हो, पर्सनल, चाहे वो मैरिटल के जो है किसी मटेरियल गिफ्ट के बेस पे हो, चाहे वो मॉनेटरी बेसिस पे हो, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। तो हमारे तीनों के तीनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं और तीनों ऑप्शन हमारे किस में दिए गए हैं, ऑप्शन सेकंड में। सो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा 128 सस्पेंशन। मैंने आपको बोला था कि सस्पेंशन से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। सस्पेंशन है तो हमारा किस टॉपिक से क्वेश्चन है, अगेन सीसीए रूल से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सस्पेंशन कैन बी रिवोक्ड, सस्पेंशन को हम रिवोक कर सकते हैं इफ नो फर्दर प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड विद अ व्यू टू इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट और रिडक्शन इन रैंक। अगर कोई भी जो हमारी इंक्वायरी होनी है, प्रोसीडिंग जो है, उसके लिए ऐसी कार्यवाही आगे की ऐसी कार्यवाही शुरू नहीं की जानी है कि जिसके कारण जो है बर्खास्त, निष्कासन या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पद में कमी जैसा दंड देना पड़ जाए, तो मेजर पेनल्टी का केस नहीं है। तो अगर ऐसा हमें लगे तो हम जो है सस्पेंशन को रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है हमारा यहाँ पर सेकेंड है कि थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर अपडेटिंग। तो हम इस क्वेश्चन पे थे, आई गेस पिछले वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर है, अगर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल जस्ट रिपीट दैट आल्सो। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 129 अगेन हमारा सस्पेंशन से है, तो हमारा सीसीए रूल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग दी सस्पेंशन। ऑप्शन ए, वेयर अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम और हर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जब उसके विरुद्ध कोई भी किसी भी इंसान के विरुद्ध कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, उसकी जांच चल रही है, तो हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सेकंड है, जहां पर वेयर अ डिसिप्लिनरी प्रोसीड अगेंस्ट हिम अंडर इज कंटेम्पलेटेड, जहां पर उस पर इंक्वायरी करने का विचार किया जा रहा है, तो भी हम सस्पेंशन दे सकते हैं। एंड थर्ड इज वेयर अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम और हर इज पेंडिंग, और जहां पर हमारा जो अनुशासनात्मक कार्यवाही है वो अभी लंबित है, अभी पेंडिंग है, अभी होनी है, तो जहां पर भी डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है या स्टार्ट होगा या हमने सोच लिया है, ऐसे सिचुएशन में हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते हैं। तो हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल आर द करेक्ट है।
ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 130 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सीसीएस एलटीसी रूल। एलटीसी रूल का हमारा ऊपर भी क्वेश्चन गया है और यहाँ पर भी अगेन एलटीसी रूल से आ गया है। सो रिगार्डिंग द एलटीसी रूल वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, इसमें बताया गया कि एलटीसी रूल के तहत आपको बताना है और दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों ही हमारे जो है हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके बारे में आपको बताना है। सो दे कैन डिक्लेयर सेपरेट होम टाउन इंडिपेंडेंटली, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों अपना अपना होम टाउन डिक्लेयर कर सकते हैं, हस्बैंड अपना घर, वाइफ अपना मायका, दोनों हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच कृष्णा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड सेकंड इज दे कैन क्लेम एलटीसी फॉर द रिस्पेक्टिव फैमिली, और दोनों अपनी अपनी फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं, हस्बैंड अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर्स को, सिबलिंग्स को, और वाइफ अपने को। ठीक है, सो दे कैन क्लेम एलटीसी फॉर द रिस्पेक्टिव फैमिलीज विद रिस्पेक्ट टू वाइल द हस्बैंड एंड क्लेम फॉर हिज पेरेंट्स एंड माइनर सिबलिंग्स वेयर वाइफ कैन अवेल फॉर हर पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट्स और माइनर ब्रदर और सिस्टर्स, तो उनको यहाँ पे इंक्लूड कर सकती है। राइट, थर्ड इज द चिल्ड्रन, ये तो ये हमारे दो स्टेटमेंट तो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? थर्ड, अच्छा फोर्थ स्टेटमेंट भी है, तो ए और बी हमारा यहाँ पर ए हमारा करेक्ट है और बी हमारा करेक्ट है। सी है द चिल्ड्रन कैन क्लेम द कंसेशन एज मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ एनी वन ऑफ द पेरेंट्स इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक, और जो चिल्ड्रन है उसके लिए हम किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में जो है हम यहाँ पर जो है क्लेम कर सकते हैं। सो एनी ऑफ द पर्टिकुलर जो है हमारा क्लेम है उसके लिए हम कर सकते हैं, किसी भी चाइल्ड जो है किसी का भी ले सकते हैं यहाँ पर, चाहे हस्बैंड ले यहाँ पर क्लेम उसका, चाहे वाइफ ले, दोनों में से कोई भी। तो सी स्टेटमेंट अगेन हमारी करेक्ट है। डी है द हस्बैंड और वाइफ हु अवेल्स एलटीसी एज ए मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ स्पाउस कैन आल्सो क्लेम फॉर सेल्फ, ये हमारा गलत है। अगर वाइफ ने क्लेम सेपरेटली लेना है तो फिर हस्बैंड के साथ फैमिली में क्लेम वो नहीं लेगी, और अगर फैमिली के साथ क्लेम लिया है तो फिर जो है अपना अलग से क्लेम नहीं ले सकती है, एक बिल पर एक ही क्लेम हम ले सकते हैं। ठीक है, सो डी हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। इसमें पूछा है कौन से करेक्ट है, तो करेक्ट है हमारे तीनों स्टेटमेंट ए बी सी। सो ए बी सी हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, सो ये था हमारा 130 क्वेश्चन। फिर से मैं आप लोग को बता दूं, जो भी लोग नए जुड़े हैं, तो अगर आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी पोर्टल इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन स्पेसिफिकली फॉर योर प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल बैच, ये हमारी स्पेशलिस्टी है। और आपने पिछले सालों में काफ़ी सारे सिलेक्शंस भी देखे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने हमारे KVS हो, UPSC हो, NVS हो, या डिपार्टमेंटल ओपनिंग हो, या फिर रेगुलर हो, सभी ने ज्वाइनिंग काफ़ी अच्छी दिखाई, काफ़ी अच्छा हमारा सिलेक्शन रिजल्ट रहा है। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक बनना चाहते हैं, अपने एग्जाम को क्लियर करके अपना जो है सपना है वो पूरा करना चाहते हैं फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट, तो आप हमारा बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा लाइव बैच शुरू हो रहा है 3 जनवरी 2024 को, जो कि हम UPSC, KVS, NVS तीनों एग्जाम को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। तो पूरा आपका सिलेबस कवर होगा, जनरल पेपर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आपकी साइकोलॉजी, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिन एंड फाइनेंस, ऑफिस प्रोसीजर, ये मैनुअल, सभी पोर्शन हम यहाँ पर कवर करते हैं इंपॉर्टेंट एजुकेशन एक्ट्स के साथ। ठीक है, इसकी वैलिडिटी रहती है आपकी नेक्स्ट एग्जाम तक, तो जब भी आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी आपका एग्जाम होगा, तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो इसमें आपका पूरा सिलेबस आपका कवर होता है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको जो भी क्लास में करवाया जाता है उसकी PDF, जैसे अभी हम कर रहे हैं, ये PDF आपको ऐप पर मिलती है। इसके अलावा आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है PDF से पढ़ना, तो कुछ लोग हार्ड कॉपी को प्रेफर करते हैं। हम दोनों को ही जो है ध्यान रखते हैं यहाँ पर, तो PDF और हार्ड कॉपी नोट्स दोनों ही आपको अवेलेबल होती है। साथ ही साथ जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज अगर हमें मिल जाती है तो हमें बहुत फायदा हो जाता है ये समझने के लिए कि हमें कितना टॉपिक समझ आया और क्या हमारे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो टेस्ट सीरीज भी आपको इस बैच के साथ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इवनिंग बैच होगा, लाइव बैच है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द टाइमिंग्स, तो उसके लिए हमारा रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, आप रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारा का सारा जो फीचर्स मैंने आपको बताया वो सब मिलता है। बस टाइमिंग ये है कि वहां पर इंटरेक्शन आपका क्लास के दौरान नहीं होता है, क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड बैच होता है।
बाकी सभी आपके लाइव सेक्शंस होते हैं तो उसमें आपका पूरा कवर किया जाता है सिलेबस। और अगर आप जो है घर बैठकर अभी सिर्फ सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि हमारे ऑल ओवर इंडिया कोरियर के माध्यम से दिए जाते हैं। अगर आप 31 दिसंबर से पहले नोट्स ऑर्डर करते हैं तो उस पर आपका 500 रुपये का डिस्काउंट है ऑन दी नोट्स, और अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो इस पर आपको सीधा 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलता है कोर्स पर। तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स आते हैं वो सारे आपके यहां पर कवर होंगे। ऐप डाउनलोड करनी होगी आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए, स्टडी पोर्टल एकेडमी। उस ऐप पर आप कोर्स में सर्च करेंगे और आपको कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या सिर्फ नोट्स ऑर्डर करने हैं या लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड बैचेस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 131। What is travel entitlement of a government servant for travel on tour by train drawing pay in pay level 6 to 11 in the pay matrix? मैंने आपको बोला था कि आप ग्रेड पे याद रखना, लेकिन अगर TADA की बात करें तो इजी सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कहाँ से अगेन हमारा क्वेश्चन, ये TADA से हमारा क्वेश्चन आ गया है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट का आपको बताना है कि उसको पे लेवल अगर 6 to 11 है किसी का पे लेवल, वो वेतन ले रहा है, तो ट्रेन से अगर वो यात्रा कर रहा है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एंटाइटलमेंट है। AC थर्ड क्लास, स्लीपर क्लास, AC फर्स्ट क्लास और AC सेकंड क्लास, तो उस पर्सन को मिलता है AC सेकंड क्लास। तो फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132। Except as otherwise provided by journal or special order, a government servant is eligible to receive and retain which of the following? ये भी हमारा कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन अटैच हो जाता है CCS कंडक्ट रूल से अटैच हो जाता है। आपको बताना है इसमें कि इनको छोड़कर जिनका प्रावधान सामान्य या विशेष आदेशों के द्वारा किया जा चुका है, एक सरकारी कर्मचारी किनको बिना किसी विशेष अनुमति के प्राप्त करने और बनाए रखने का पात्र है। ऑप्शन ए है हमारा द प्रीमियम अवॉर्डेड फॉर एनी एसे इन पब्लिक कंपटीशन, सार्वजनिक प्रतियोगिता में किसी भी निबंध के लिए दिया जाने वाला अधिक शुल्क या प्रीमियम। सेकंड है एनी रिवॉर्ड ऑफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन और स्पेशल सर्विसेज इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और थर्ड एनी रिवॉर्ड सैंक्शन ऑफ सर्विसेज इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम एंड एक्साइज लॉज। बताइए फटाफट से कमेंट करके कौन सा करेक्ट है, विच ऑल आर दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट लग रही है? स्टेटमेंट इज करेक्ट A, B, C, विच आर करेक्ट? यू कैन मेंशन A, B और C, और अगर एक से ज्यादा है तो A, B, C, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? विच इज करेक्ट? सो यहाँ पर आपका A, B, C तीनों ही यहाँ पर आपकी करेक्ट है। सो ऑप्शन जो है हमारा वो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 133 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133।
133 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर कैन बी डेजिग्नेटेड एज एएम में। एएम में आपको बताना है कि कौन सा है, कौन सा डेजिग्नेटेड है हमारा एएम में मेडिकल ऑफिसर्स, एएम में मेडिकल ऑफिसर्स में कौन सी कैटेगराइज है। तो अगेन हमारा क्वेश्चन कहाँ से है, सीएसएमए रूल से है। अगर मैं हमारे सिलेबस की बात करूँ तो क्लियरली मेंशन था हमारा कि हमारे जो सेंट्रल सीजीएचएस रूल है वो हमारे यहाँ पर कवर है, राइट, लेकिन यहाँ पर हमारा सीएसएमए रूल से क्वेश्चन आया है, तो वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल है मीन्स, तो वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर, किस मेडिकल ऑफिसर को हम एएम में बना सकते हैं। ऑप्शन ए मेडिकल ऑफिसर अंडर द एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो इसमें कवर होंगे होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड मेडिकल ऑफिसर्स हु आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे मेडिकल ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं है तो हाँ वो भी हमारे कवर होंगे, क्योंकि इसमें हम स्टेट या यूटी के गवर्नमेंट या रेलवे के हॉस्पिटल्स या फिर कंटोनमेंट एरिया के सभी को हम कवर करते हैं। थर्ड है हमारा मेडिकल ऑफिसर इन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो यहाँ पर, सो हमारा तीनों ही कवर हैं, तो ए बी सी ऑल आर दी करेक्ट। तो हमारा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ए बी सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा 134, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये आपका आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस प्रोसीजर से, या जिसको हम बोलते हैं ऑफिस मैनुअल जो है हमारा, उससे हमारा ये क्वेश्चन है एक आपका, ठीक है। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एओबी रूल्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एओबी रूल्स बोलते हैं, दो होते हैं, एक एलोकेशन ऑफ बिजनेस, एक होता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, एओबी और टीओबी। तो एओबी है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 एलोकेट्स द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट अमंग द वेरियस मिनिस्ट्री। नाम से भी पता चल रहा है ये रूल क्या करता है, किसको क्या काम करना है मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, ये उसको डेलीगेट करता है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस हमारा सेकेंड रूल होता है, जो हमें बताता है कि उस काम को करने के लिए हमें किस किस से इंटरेक्शन करना होगा, किसके प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, उसके बारे में बताता है। सो एलोकेट हमारा क्या करता है, जस्ट हमारे बिजनेस को एलोकेट करता है। सेकंड है क्लासिफाइड डाक शुड बी रिसीव्ड ओनली बाय ए गजेटेड ऑफिसर। जो हमारी क्लासिफाइड डाक है, क्लासिफाइड डाक यानी कि किसी पर्सन के नाम पर है, क्लासिफाइड है, जो भी ऑफिस में डाक आती है वो हमारे सीआरयू में जाती है और सीआरयू से आगे फॉरवर्ड की जाती हैं। बट अगर हमारी क्लासिफाइड डाक है किसी पर्सन के स्पेसिफिक नाम पर है तो वो उसी को दी जानी चाहिए, तो वो गजेटेड ऑफिसर के द्वारा ही ओपन होनी चाहिए। तो हमारा ए भी करेक्ट है, हमारा बी भी करेक्ट है, और बोथ आर करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 डी हमारा जो यहां पर वो हमारा यहां पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, इन टर्म ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन। अगर हमारा क्वेश्चन कहां से है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स का जो हमारा रूल नंबर 3 है, जिसमें हमने पढ़ा था SSWW PPR एक्ट, वहां से हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो इन टर्म ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट वन नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका एंड तहसील इन रूरल और ट्राइबल एरियाज एंड वार्ड और म्युनिसिपैलिटी इन अर्बन एरिया टू रिसीव कंप्लेंट्स एंड फॉरवर्ड द सेम टू द लोकल कमेटी विद इन अ पीरियड ऑफ। इस एक्ट के तहत हमें एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना है, और ये नोडल ऑफिसर जो है कंप्लेंट्स को आगे कहां पर कैसे भेजता है, कितने दिन में भेजता है, वो टाइमलाइन आपको यहां पर बतानी है। सो दिस टाइमलाइन विल बी द 7 डेज के अंदर जो है वो आगे इसको फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। ऑप्शन जो बी है हमारा वो हमारा यहां पर करेक्ट है, दैट इज 7 डेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 136, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। अगेन क्वेश्चन हमारा कहां से है, सीसीएस लीव रूल से है। आपको याद है हमने पढ़ा था रूल नंबर 29, 30, वहीं पर हमने जो है साथ में पढ़ा था रिगार्डिंग दी अगर कोई भी पर्सन मेडिकल लीव पर होता है तो गजेटेड ऑफिसर को फॉर्म 3, नॉन गजेटेड को फॉर्म 4, और जो मेडिकल फिटनेस है वो फॉर्म 5 में सबमिट करना होता है, राइट। सो यहाँ पर ए मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर गवर्नमेंट सर्विस इन केस ऑफ ए गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी साइंड बाय। इसमें पूछा गया है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो जमा किया जाएगा उसको कौन साइन करेगा, हु विल बी द साइनिंग अथॉरिटी फॉर दिस, ये आपको बताना है। तो वो हमारा साइन होगा चीफ मेडिकल ऑफिसर से, जो कंसर्न चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा वो इसको साइन करेगा, ना मेडिकल बोर्ड, ना सिविल सर्जन, ना डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, एन ऑफिस अंडर सस्पेंशन कैन राइट एपीआर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ओनली विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन। जो ऑफिसर है जो सस्पेंशन पर है, क्या वो एपीआर लिख सकता है? तो हाँ लिख सकता है। कब? सस्पेंशन के 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना लिख सकता है यहाँ पर। तो ये हमारा जो है करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। Second, during first 3 months of suspension, the amount of subsistence allowance is equal to salary of half pay leave। तो जो हमारा 3 मंथ्स का जब हम एम्प्लॉय सस्पेंशन पर होता है, जो हम उसको 3 मंथ्स के लिए सबसिस्टेंस अलाउंस देते हैं, वो कितना होता है? जितनी उसको हाफ सैलरी मिलती है उतना ही होता है। सो दिस इज द हाफ पे लीव के अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉय को देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है? हमारा ये वाला हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या पूछा? इनकरेक्ट, लेकिन हमारे दोनों ही करेक्ट हैं। सो बोथ आर करेक्ट। हमारा ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, और इस वीडियो को अपने सभी कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी प्रिंसिपल एग्जाम दिया है ईएमआरएस का, या फिर केवीएस, यूपीएससी, एनवीएस, या फिर किसी भी स्टेट लेवल के प्रिंसिपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, किसी भी तरीके से आपका जो भी ग्रुप है उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं 138। From the date of completion of treatments, the final claim of reimbursement of medical expenses should ordinarily be preferred the central government servant within month। कहाँ से है हमारा क्वेश्चन? CSMA रूल से क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को उपचार समाप्त होने की तारीख से सामान्यतः कितने दिनों के भीतर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अंतिम दावा पेश कर देना चाहिए। तो अगर एडवांस लिया है तो 1 मंथ होता है। हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, सो फॉर नॉर्मल केस वो हमारा कितना है? 3 मंथ्स है। राइट ऑप्शन विल बी यहाँ पर हमारा कितना होगा? 3 मंथ्स का होगा। विद इन 90 डेज में सबमिट हो जाना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलकर ये आपका 6 मंथ्स तक हो जाता है, बट नॉर्मल केस में इट विल बी 3 मंथ्स। तो क्वेश्चन जो का आंसर 138 का 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए है ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की बात आ गई है हमारा, तो अगेन हमारा क्वेश्चन कहां से आ गया है? सीसीएस, सीसीएस है। Which of the following is not correct? Not correct आपको बताना है। A disciplinary authority empowered to impose only minor penalty can also institute major penalty proceeding against a government servant। एक ऐसी disciplinary authority जिसको पावर है सिर्फ और सिर्फ माइनर पेनल्टी देने की, क्या वो मेजर पेनल्टी भी दे सकती है? नहीं। अगर किसी को सिर्फ माइनर की पेनल्टी की पावर है तो वो मेजर नहीं दे सकती। हालांकि अपोजिट ट्रू है, मेजर जो पेनल्टी है वो हमारी माइनर पेनल्टी दे सकते हैं। जिसको मेजर पेनल्टी की पावर मिली है वो उसको माइनर पेनल्टी दे सकती है। तो नोट करेक्ट, ये हमारा नोट करेक्ट है। Second, in every case where charge of possession of asset disappropriate to known source of income is proved, penalty of removal from service or dismissal from service shall be imposed। हर एक ऐसे मामले में जहां पर नौकरी से निष्कासन या नौकरी से बर्खास्ती का दंड दिया जाना चाहिए, जहां ये सिद्ध हो जाए कि कब्जे में पाई गई संपत्ति ज्ञात स्रोतों से अर्जित आय से असंपादित है। तो हमने कुछ केसेस पढ़े थे कि मेजर पेनल्टी हम किस किस केसेस में देते हैं। उसी में हमारा एक था डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट असेट, यानी कि आय से ज्यादा अगर आपके पास संपत्ति है तो मेजर पेनल्टी दी जा सकती है। तो ये वाला जो है हमारा, ये हमारा करेक्ट है। नोट करेक्ट कौन सा है? नोट करेक्ट सिर्फ हमारा ए है। सो ए हमारा जो है वो सिर्फ इनकरेक्ट है, बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन 3 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140, What gap is provided between 2 LTC? इसका आप आंसर बताओ मुझे फटाफट कि 2 LTC के बीच में कितना गैप होना चाहिए। ऑप्शन ए, देयर आर नॉट एनी गाइडलाइंस, बी 1 ईयर, सी 1 मंथ, या फिर डी 6 मंथ्स। विच विल बी द करेक्ट आंसर? फटाफट से आप मुझे आंसर बताइए कि कितना गैप होना चाहिए। दो एलटीसी के बीच में कितना गैप होना चाहिए। 3, देयर आर नॉट एनी गाइडलाइंस, क्या इसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइंस नहीं है? या 1 साल का गैप होना चाहिए, 1 मंथ का गैप होना चाहिए, या 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए? एनीवन, व्हाट विल बी द राइट आंसर?
आप आंसर कमेंट कीजिए। तब तक मैं आपको एक बार फिर से अपडेट दिला दूं कि हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है 3 अप्रैल 2024 से, ठीक है। 3 जनवरी से हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस में, जहां पर हम हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। स्टोर में जाकर आप कोर्स सर्च करेंगे और ये स्क्रीनशॉट वाला आप जो है बैच आपको परचेज करना है, जो 3 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसकी वैलिडिटी रहती है आपके नेक्स्ट एग्जाम तक, और इसमें हमने एनवीएस, केवीएस, यूपीएससी तीनों ही एग्जाम को कवर किया है, ताकि आप किसी की भी प्रिपरेशन करें उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर कर पाए। वैलिडिटी आपकी नेक्स्ट एग्जाम, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन होगा, फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा, तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल दोनों को ही ये फोकस करता है हमारा एग्जाम, और स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी से। फीचर्स की बात करूं तो जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो सारा आपका ऐप पर पीडीएफ की फॉर्मेट में होगा। साथ ही साथ आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको अगर हार्ड कॉपी से पढ़ने की आदत है तो हार्ड कॉपी नोट्स भी जो है आपको डिलीवर किए जाते हैं, ताकि जो है आपको हार्ड कॉपी के जरिए भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। आपको टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे ताकि आप अपना टाइमली एनालिसिस कर सके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हमारा यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज होंगी, इसमें नोट्स पीडीएफ में होंगे, हार्ड कॉपी नोट्स आपके पास होंगे, तो पूरा का पूरा सिलेबस हम यहाँ पर आपका कवर करेंगे। और अगर आप अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं हार्ड कॉपी नोट्स के जरिए, तो हार्ड कॉपी नोट्स भी आप बाय कोरियर ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, यूपीएससी, केवीएस या एनवीएस के लिए किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई एग्जाम जहां पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स में आपको सारी चीजें दी गई है, आप जो है उसमें पूरा सिलेबस आपका कवर है, उससे बाहर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप नोट्स ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं और हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप नोट्स के अकॉर्डिंग डिस्काउंट के लिए भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो इसमें आपका 10,000 रुपए तक का आपका इसमें डिस्काउंट है, और अगर आप नोट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो आपका 500 रुपए का आपका डिस्काउंट है, अगर आप ये अभी ऑर्डर करते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमारा है 141। ओके सॉरी, 140 का मैंने आपको आंसर नहीं बताया है गैस। सो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 2 एलटीसी के बीच में कितना अंतराल आवश्यक है। तो ऐसे हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। हमने कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट भी पढ़ा है। जैसे अभी हमारे पास 22 से 25 है, तो हम इसको 22 से 23 और 24-25 में अगर हम इसको डिवाइड करें, तो अगर आपने इधर एलटीसी नहीं लिया तो आप इधर ले सकते हैं, और अगर आपने पूरे में एलटीसी नहीं लिया तो आप 26 में ले सकते हैं। तो 26 में आपको 2 एलटीसी तो इधर से पूरे करने होंगे, एक होम टाउन, एक ऑल इंडिया, और अगर आप चाहे तो उसी ईयर का भी एक एलटीसी ले सकते हैं। तो ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कितना टाइम गैप होना चाहिए। सो देयर इज नो गाइडलाइंस कि 2 आपको एलटीसी लेने तो कितना लेना है। आप जो है जिस दिन आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आपकी रिटर्न हुई, इससे नेक्स्ट डे आप अपनी ऑनवर्ड जर्नी दूसरे एलटीसी के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो टाइमलाइन फॉर दैट। नेक्स्ट है हमारा 141। In the context of a school, who among the following are usually responsible providing educational leadership and to create positive change in the educational policy and processes। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर आंसर देना। What will be the correct answer? क्वेश्चन है कि स्कूल के कंटेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्कूल के संदर्भ में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करने और शैक्षणिक नीति और प्रक्रियाओं में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है? कौन कौन है? ऑप्शन जो ए है हमारा वो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, और सी है हमारा द प्रिंसिपल। विच विल बी द करेक्ट आंसर? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा? What will be the correct answer? स्कूल के प्रबंधन और शैक्षणिक नीति, तो प्रिंसिपल तो है ही। एकेडमिक लीडरशिप की हम बात करें तो हमारा सी तो ऑप्शन है ही करेक्ट, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी जरूरी है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन के लिए, लीडरशिप के लिए, पॉजिटिव चीज के लिए। तो बी, ए और सी हमारा करेक्ट है। अब बी के अकॉर्डिंग आप देखो कि कौन सा आंसर होगा, ए सी होगा या ए बी सी होगा, फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर?
हम हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर, ए सी और ए बी सी। बाकी लोग फटाफट से कमेंट कीजिए क्या आंसर आप टिक करके आए हैं, ए बी सी या फिर ए सी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिंसिपल ओनली, या फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी। Which will be the correct answer, A, B, C or A, C only? Which is correct? A और B। अच्छा, एक वोट है A की तरफ, एक वोट है सेकंड की तरफ। बाकी लोग, what will be the correct answer? A, B, C और A, C only। राइट ऑप्शन है ए। तो एजुकेशन लीडरशिप हमारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिंसिपल भी है। पॉजिटिव चेंज की बात की गई तो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर भी बेसिकली वो आएगा, तो जो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है वो हमें पता चलेंगे तो उससे। सो हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन विल बी द बेटर ऑप्शन, ए बी सी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 142, एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएफआर। अगेन हमारा क्वेश्चन कहां से है, जीएफआर से है। इन द केस ऑफ लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, एलटीई में द नंबर ऑफ सप्लायर्स फर्म शुड बी, एलटी हमने पढ़ा था लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कि कितने नंबर ऑफ सप्लायर्स होने चाहिए, शुड बी मोर देन 3। तो मोर देन 3, मोर देन 2, मोर देन 5 और मोर देन 4। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, मोर देन 3 इज बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 143, एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन कमीशन हाउ मैनी वर्किंग आवर पर डे शुड बी देयर एट हायर सेकेंडरी स्टेज which does not include the time for co-curricular activities but include time for library period or guided student। please answer कि क्या होगा इसका आंसर, what will be the right answer for this? शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रतिदिन कार्य के कितने घंटे होने चाहिए, जिसमें पाठ्य चर्चा कार्यकलाप समय शामिल नहीं है, किंतु इसमें पुस्तकालय, लाइब्रेरी पीरियड और दिग्दर्शित अध्ययन का समय शामिल है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इज इट ऑप्शन ए? आई शो सो ऑप्शन ए हमारा 7 आवर्स रहेगा। नेक्स्ट है हमारा अगेन एलटीसी से क्वेश्चन आ गया है। एलटीसी ने भी पूरा अच्छा खासा क्वेश्चंस दिए हैं आपकी बार, टीएडी, एलटीसी, सीसीए, कंडक्ट, लीव रूल्स, काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। So LTC advance is admissible for both the outward and return journey if the leave taken by the government employee or the anticipated absence of members of his family does not exceed। LTC में हम एडवांस ले सकते हैं। तो LTC में जो एडवांस है, अगर मुझे आने जाने दोनों ही दिन का लेना है, दोनों बार का लेना है, आउटवर्ड जर्नी के लिए भी और रिटर्न जर्नी के लिए भी, तो वो मुझे कब मिल सकता है? अगर ऐसे केस में मुझे तब मिलेगा जब मेरी फैमिली की रिटर्न जर्नी कितने दिन में होनी चाहिए बेसिकली। ऑप्शन ए 90 डेज, 120 डेज, सी 60 डेज और डी 75 डेज। तो अगर रिटर्न जर्नी विद इन 90 डेज में है तो ही मैं आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी का क्लेम कर सकती हूँ। अगर मैंने क्लेम किया है और 90 डेज के अंदर रिटर्न जर्नी नहीं है, तो अगर मैंने एडवांस लिया तो मुझे एडवांस जो हाफ है वो मुझे रिटर्न करना होगा। तो आंसर विल बी 90 डेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीसीएस जेटी रूल से है। जब जेटी रूल्स हमने पढ़े थे तो मैंने आपको बोला था कुछ याद रहे ना रहे, ये टेबल जरूर याद रहनी चाहिए, एक क्वेश्चन आता है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू हेडक्वार्टर इज 2000 किलोमीटर। ओल्ड और न्यू के बीच में, जो हेडक्वार्टर के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है? 2000 किलोमीटर है, और कंटिन्यूअस रोड भी है बाय मोर देन 200 किलोमीटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ज्वाइनिंग टाइम? सो कितना है हमारा
हेडक्वार्टर्स 2000 किलोमीटर है, ठीक है, बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है। तो ये मेरा सेकंड रो में है। 1000 टू 2000 किलोमीटर के लिए मुझे मिलते हैं 12 डेज, और जहां पर मोर देन 200 किलोमीटर बाय रोड है वहां पे मेरा आंसर कितना हो जाता है, 15 डेज है। सो आंसर विल बी द 15 डेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। 145 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 146। For the assessment year 23-24, that is the financial year 22 to 23, the return of income has to be filed before which of the following? तो बेसिकली जुलाई से पहले, एंड ऑफ द जुलाई से पहले हम फिल करते हैं। सो आंसर विल बी 31 जुलाई टू 2013, ठीक है, 23 31 जुलाई से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 147, एमोलुमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट। तो पेंशन रूल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, एक पेंशन रूल से हमने क्वेश्चन आया तो हमने सही किया, हमने पेंशन रूल को स्किप कर दिया था और उसकी जगह हमने LTC MA ये रूल्स हमने कर लिए थे अपने क्रैश कोर्स में, तो इससे हमें फायदा हुआ। तो पेंशन से हमारा एक मात्र जो क्वेश्चन है ये देखने को हमें मिला है। सो एमोलुमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मैंडेटरी NPS कंट्रीब्यूशन, की जो NPS का कंट्रीब्यूशन है उसके लिए जो हम एमोलुमेंट्स कंसिडर करते हैं, व्हाट इज दैट एमोलुमेंट्स? बेसिक पे प्लस स्पेशल अलाउंस, बेसिक पे प्लस NPA टू मेडिकल ऑफिसर प्लस DA और बेसिक प्लस DA। तो इसके लिए हमारा एमोलुमेंट क्या होता है, सिर्फ बेसिक पे होता है। ऑप्शन ए बेसिक पे के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसकंडक्ट। आपको बताना है कौन सा मिसकंडक्ट है। मिसकंडक्ट आ गया तो अगेन हमारा क्वेश्चन कहां से है, CCS कंडक्ट रूल से है। ऑप्शन ए है मेकिंग ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन इन अ मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट के लिए ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन देना, यानी कि सामान्य हित के मामले में संयुक्त अभ्यावेदन करना। ऑप्शन ए जो कि हमारा मिसकंडक्ट है, ये आपको बताना है। सेकंड, फेलियर टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही कायम रखने में विफल रहना, विच इज द करेक्ट है। जवाबदेही कायम रखने में विफल रहना वो आपको यहां पर बताना है। सो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे दोनों ही मिसकंडक्ट है। जो सामान्य हित के लिए वहां पर आपको ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है और आपको अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है। कोई इंफॉर्मेशन आपके पास कॉन्फिडेंशियल है वो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। सो बोथ 1 and 2, ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा सही है? लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी में रिफ्यूज और रिवोक एनी काइंड ऑफ लीव। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी हमारी लीव को एक्सेप्ट तो कर सकती है, उसके साथ साथ वो रिफ्यूज भी कर सकती है और वो रिवोक भी कर सकती है, ठीक है। ये तो हमारा करेक्ट है यहाँ पर। हमेशा ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्मेट में हमेशा मिलता है। सेकंड है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी हमारी लीव को ऑल्टर कर सकती है, जो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है जब तक कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स खुद से रिक्वेस्ट नहीं देता है, उसके पास ये पावर नहीं है। तो ये हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट है वो क्या है, ओनली ए है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन GFR 130 के बारे में बात है, तो GFR 2017 से आपका क्वेश्चन है। सो इन टर्म्स ऑफ GFR 130 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइनर वर्क्स। एक हमारा वर्क्स का चैप्टर है, उसमें हमारा मेजर वर्क, माइनर वर्क जो है, न्यू वर्क, तो इस तरीके से ओरिजिनल वर्क। तो आपको ये बताना है कि इसमें से माइनर वर्क कौन सा है। ऑप्शन जो ए है हमारा वो क्या है, स्पेशल रिपेयर्स टू न्यूली परचेज बिल्डिंग। अगर हम स्पेशल रिपेयर करेंगे न्यूली परचेज में तो वो हमारा माइनर तो नहीं है। सेकंड है हमारा वर्क विच एड वैल्यूज टू द एग्जिस्टिंग एसेट बट डू नॉट क्रिएट एसेट वैल्यू। ऐसा काम जो कि हमारे काम में ऐड तो हो रहा है, वैल्यू तो ऐड कर रहा है, लेकिन कोई नई चीज नहीं बना रहा है, तो ये हमारा क्या है, माइनर वर्क है। साइट प्रिपरेशन हम करेंगे तो ओरिजिनल वर्क है। एडिशन एंड ऑल्ट्रेशन टू एग्जिस्टिंग वर्क है, भी हमारा ओरिजिनल है। सो हमारा जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो इसके साथ आप लोगों का एडमिन एंड फाइनेंस का सेक्शन पूरा होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा सिर्फ एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स बच गया है, वो भी हम जल्द ही कवर कर लेंगे, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ये पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिएगा। ये आपको जो हमने क्लासेस की, आपका जो क्रैश कोर्स है और ये पेपर का सॉल्यूशन डिटेल में हमने यहाँ पर कोशिश की है ताकि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले और आपका डाउट क्लियर हो कि कौन सा कैसे सही है, कौन सा कैसे गलत है। आई होप इससे आपको बहुत फायदा मिला होगा। तो आप अपना फीडबैक हमें शेयर कर
सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के फॉर्मेट में या फिर वॉइस के फॉर्मेट में भी। और जो है अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा न्यू बैच ज्वाइन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है हमारा 3 जनवरी 2024 से, जिसको आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक का इस पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है। इसकी वैलिडिटी आपके नेक्स्ट एग्जाम तक रहती है, जब भी आपका फर्स्ट एग्जाम होगा तब तक रहेगी। इसमें हमने यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस सबको कवर किया है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पर सिलेबस आपका कवर होगा। जो भी क्लास में करवाया जाएगा वो पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको आपकी ऐप पर मिल जाएगा, और साथ ही इसके साथ हार्ड कॉपी नोट्स भी भेजे जाते हैं, ताकि जो भी आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप जो है पढ़ सकें। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आप जो है लाइव क्लासेस, हमारा इवनिंग क्लासेस होगी, इसमें इवनिंग बैच की टाइमिंग होगी। अगर आपको कोई भी टाइमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमारा रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग कभी भी किसी भी टाइम पर स्टडी कर सकते हैं। जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं ऑलरेडी वो भी हमारे रिकॉर्डेड मोड में जाती रहती हैं, तो किसी दिन आप अगर लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए तो वो क्लासेस भी आपको ऐप पर दिखाई देती है। इवन आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे 8447410108, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी, नोट्स के बारे में, क्लासेस के बारे में कंप्लीट डिटेल। ठीक है, तो ये हमने अपना एडमिन एंड फाइनेंस का सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है जिसके थ्रू भी आप जुड़े हुए हैं उसको आप जो है जरूर जो है आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नए सेक्शन, वो भी हम जल्दी इसमें सॉल्व करेंगे आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट्स को। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सबका एग्जाम सही से गया होगा, अच्छे से गया होगा, आप सभी लोग अपना एग्जाम जो है वो क्लियर करें।